हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2008 केमिस्ट्री पेपर 1। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर 1 केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या पूछा गया है। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और जेईई पूछ चुकी जहां पे इन्होंने स्पेसिफिकली पूछ लिया था कि यार आपका जो इंटरेक्शन होता है उसमें सिग्मा और मान लीजिए पाई का है तो सिग्मा फील्ड होता है, पाई के बॉन्डिंग में जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो किस तरह का इंटरेक्शन है, इस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने एक पूछा था, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, लेकिन ये 2008 है तो ऑब्वियसली उससे पहले पूछा गया ये क्वेश्चन। और इसमें सिंपली आपसे इतना पूछा है कि यार किस तरह का इंटरेक्शन है, कैसे ऑर्बिटल्स के बीच में हाइपर कॉन्जुगेशन का इंटरेक्शन होता है, क्या वो सिग्मा सिग्मा के बीच में है, क्या वो पी पी के बीच में है, क्या पाई पाई के बीच में है, क्या सिग्मा पी के बीच में है। अगर आप ध्यान से देखो तो अपना भाई क्या है, जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने बना दिया है। तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है आपका, ये जो p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रखी है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना है ये, और यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन और इसका जो sp3 है, ये जो फील्ड ऑर्बिटल है, ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा और ये जो पाई है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, ये है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका पाई बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे कोई ये क्या है वेकेंट ऑर्बिटल भी हो सकता था, पॉजिटिव चार्ज टाइप कुछ ऐसा भी हो सकता था। यहाँ पे C प्लस, यहाँ पे CH3 है तो CH2, एक को ऐसे बना लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा इसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है। ठीक है, तो आपका देखो अगर तो सिग्मा फील्ड और आपका जो पाई है उसके बीच में इंटरेक्शन है, या वो वेकेंट ऑर्बिटल भी पी हो सकता है। तो सिग्मा पी है, सिग्मा सिग्मा नहीं है, पी पी नहीं है, पाई पाई नहीं है, सिग्मा पाई या सिग्मा पी आपका है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो कंपैरेटिवली काफी आसान क्वेश्चन था जेईई के स्टैंडर्ड से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछ रहे हैं भाई, ये है आपके पास सबस्ट्रेट, रिएजेंट आपके पास PHS-, तो जैसे फिनोक्साइड होता है वैसे क्या है, इस बार ऑक्सीजन की जगह सल्फर है। तो अगर आप देखो आपका जो अटैकिंग वाला है वो क्या है, S-। ठीक है, अपने को पता है यार, अब यहां पे आपके पास क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, ये क्या करेगा, ये आपके पास एक चार्ज न्यूक्लियोफाइल है ना, ये सल्फर क्या है भाई, इसका माइनस हालांकि इसके साथ कंजुगेशन में होगा अंदर, लेकिन क्या है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ही, नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। दूसरी बात ये भी है कि सल्फर का साइज कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है तो उतनी अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, लेकिन एक न्यूक्लियोफाइल तो ये है। अच्छा, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल तो ये ठीक ठाक है। अब हम बात करें कि यार सबस्ट्रेट जो दिया गया, यहाँ पे दो चांसेस हो सकते हैं। एक तो आपको जो ब्रोमीन दिया गया है इस कार्बन पे, ये इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है और यहाँ पे आपकी SN2 रिएक्शन हो सकती है। ध्यान रखना SN1 मत करवा देना, SN1 करवाओगे तो आप यहाँ पे प्लस लगाओगे, SN1 करवाओगे तो Br माइनस पहले जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, वो प्लस आपका कॉन्जुगेशन में जाके NO2 से क्या होगा, डिस्टेबलाइज होगा। तो ऐसा नहीं करवाना है अपने को। ठीक है, तो और तो क्या होगा यहाँ पे, अगर आप देखो तो आपकी SN2 होगी यहाँ पे, और ये PHS- जो है आपका ये अटैक करेगा। एक तो ये चांस बनता है, या फिर यहाँ पे जो फ्लोरीन है, क्या ये S- यहाँ पे करके क्या यहाँ पे SNAR हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्या ये यहाँ पे अटैक करके और इस F- को निकाल दे और खुद यहाँ पे लग सकता है। देखिए वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, F- यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज क्रिएट कर रहा होगा, सही बात है, लेकिन आपको जो इंटरमीडिएट इसमें बनेगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए था। इन्होंने लगाया है NO2, लेकिन वो लगाया है मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन वाला क्या है, वो प्लस M के थ्रू जो आपकी इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी, जो क्या बनेगी भाई, अगर देखें हम, चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये जो है भाई यहां पे अटैक कर सकता है, मान लेते हैं। तो हमने कहा NO2, यहां पे है F, इस तरह से है आपके 3 बॉन्ड, और यहां पे है आपके C पे एक CH3 है, एक आपके पास Br है। चलिए, अगर वो SPH यहां पे अटैक करता, ठीक है, तो वो माइनस लेके आ रहा है तो यहां प्लस लगता है, यहां माइनस आएगा। अब ये माइनस यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां, फिर क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेप में, ये यहां जाएगा, मतलब यहां पे आपका माइनस आएगा ही नहीं। अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये माइनस आपका इस NO2 के थ्रू स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, केवल माइनस आई काम करेगा यहाँ पे, उसका माइनस M काम नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। तो आप यहाँ पे, क्योंकि अपने को पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है, ये sp2 भी है, तो ये बॉन्ड नहीं टूट पाएगा, है ना।
तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन थी वो यहाँ पे नहीं है, तो केवल आपका क्या होगा, यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक होगा, Br माइनस लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेगा, और क्योंकि SN2 है तो इन्वर्जन आपका कॉन्फ़िगरेशन का होगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये अभी क्या है, वेज पोजीशन पे Br है, तो जो अपना ये न्यूक्लियोफाइल जाके वहां पे अटैक करके लगेगा वो आपका डैश पोजीशन पे होगा। तो केवल एक जगह रिप्लेसमेंट होगा, आप कह सकते हो यहाँ पे Br की जगह लगेगा, वो भी डैश पोजीशन पे। मतलब क्या बनना चाहिए, मतलब बनना चाहिए ये आपकी बेंजीन रिंग, यहां पे NO2, यहां पे F, यहां पे C पे CH3 तो है ही, और आपका ये रहा, यहां पे लगना चाहिए SPH। इस तरह से क्या है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या पूछ रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट ऑन रिएक्शन विद Cl2 गिव्स। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो थायोसल्फेट भाई क्लोरीन के साथ क्या होगा यहाँ पे, अगर ये रिएक्शन यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको ऑप्शंस पता है क्या क्या दिए गए हैं, इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, अगर हम ऑप्शन एक बार लिख ले। एक ऑप्शन है आपके पास Na2S4O6, एक ऑप्शन है आपके पास NaHSO4, एक ऑप्शन है NaCl, एक ऑप्शन है NaOH। ठीक है, अच्छा क्या होगा भाई, यहाँ पे देखिए क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन यहाँ पे 0 में है। ठीक है, ये सल्फर अगर आप देखो तो भाई 2Na है, तो Na पे एक पे +1 तो +2 यहाँ पे आया, इस पे आएगा -2 आया, तो सल्फर पे कितना जाएगा आप निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ठीक है, क्लोरीन 0 में है तो क्लोरीन खुद रिड्यूस होगा, इसको करेगा ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज होकर कहां जाएगा, आपका बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस आपका जो यहां पे क्या है आपका Cl2 है वो होगा बच्चों रिड्यूस, और वो चला जाएगा आपका HCl। ठीक है, बैलेंसिंग आप करना चाहो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये यहां से +2 से चला गया है +6 में, तो कितने का चेंज आया, यहां से यहां चेंज आया भाई +4 का, लेकिन 2 सल्फर हैं तो टोटल चेंज कितने का आया 8 का। Cl2 0 से चला गया है -1 में, तो यहां से यहां कितने का चेंज आया 1 का, लेकिन Cl2 है तो 1 × 2 2 का, यहाँ 2 का चेंज, यहाँ 8 का चेंज, तो 4:1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और बैलेंस करने के लिए 4 × 2 = 8 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ 8 लगा देंगे, सल्फर 2 है बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, है ना, बाकी बचे हुए वाटर की बैलेंसिंग कर लेना। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, अगर आप देखो एक रेडॉक्स है जहां पे क्लोरीन रिड्यूस हो गया है और ये सल्फर अपना ऑक्सीडाइज होकर +6 में चला गया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप ना NaOH बन रहा है यहाँ पे, ना NaCl बन रहा है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, NaHSO4 आपका बनता है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेटिव सिल्वर मेटल forms a water soluble complex with dilute aqueous solution of NaCN in presence of। तो आपका ये मेटलर्जी से है, लीचिंग प्रोसेस की बात कर रहा है, आपके पास क्या है, अपने पास सिल्वर है, और हम क्या कह रहे हैं भाई, सिल्वर का NaCN के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर की प्रेजेंस में। यहाँ पे हम एक चीज और यूज करते हैं, वो चीज क्या है, ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन। अच्छा हम यहाँ पे बच्चों क्या यूज करते हैं, अगर आपको याद हो कि भाई Ag अगर आप देखो यहाँ पे मेटल जो है अपना वो 0 में है, हाँ, अगर इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है CN के साथ तो इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तो कुछ हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, हम यहाँ पे यूज करते हैं बच्चों ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इस Ag को ऑक्सीडाइज करेगा, और आपका सिल्वर यहाँ पे साइनाइड के साथ क्या बनाएगा, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा इस तरह से। ठीक है, ये बना लिया इसने सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, और आपका ऑक्सीजन हो जाएगा रिड्यूस। अच्छा अब क्या होगा, बाद में हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं सिल्वर को, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं जिंक के साथ, और क्योंकि साइनाइड की टेंडेंसी, जिंक की टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स बनाने की ज्यादा है एज कंपेयर टू सिल्वर साइनाइड के साथ, तो जिंक कॉम्प्लेक्स बना लेगा अपना ZnCN4 2- प्लस आपको Ag यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपकी लीचिंग प्रोसेस सिंपल, सबको पता है। ठीक है, तो और ये भी कई बार आ चुका, अगर आप देखो मेटलर्जी में क्या है, 2-3 चीजें जेई बार बार पूछती है ना, एक इस पे भी जनरली पूछ ही लेती है, और आपका एक जो कॉपर पाइराइट वाला जो पोर्शन है ना पूरा, वो आपको अच्छे से आना ही आना चाहिए। मैं पहले इस बात को हाईलाइट कर चुका हूं, क्योंकि जेई को बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप देखो जेई उससे क्या बार बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन कॉपर पाइराइट वाले से पूछती है। चलिए तो ये आप पाओगे कि यार O2 यूज करते हैं, ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री से, क्वेश्चन नंबर 51, अंडर द सेम कंडीशंस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 1.386 मोल पर dm क्यूब। तो भाई A है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है 1.386 मोल पर dm क्यूब। अगर आप देखो 1 डेसीमीटर में कितना होगा भाई आपका 10 सेंटीमीटर होगा, क्यूब है तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का क्यूब, मतलब ये कितना है
1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब बच्चों क्या है आपका 1 लीटर, तो ये मोल पर लीटर ही है 1.386। क्या बोल रहा है कि अगर ये रिएक्शन भाई फर्स्ट ऑर्डर से जाए तो टी हाफ आ रहा है 40, और अगर जीरो ऑर्डर से जाए तो टी हाफ आ रहा है 20। तो अपने को बताना है जो यार आपका क्या होगा, K1 होगा फर्स्ट आपके केस में, और K0 है आपका जीरो ऑर्डर के केस में, जो इसके रेट कांस्टेंट हैं उनका आप रेशियो बता दीजिए कि भाई K1 बाई K0 का रेशियो क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, सीधा फॉर्मूला लगाना है। अपने को पता है यार टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, पहले इसकी बात कर लेते हैं K1 की। तो टी हाफ क्या होता है भाई, अगर आप याद हो तो ln 2 बाई K होता है, तो यहां से K1 क्या आ गया ln 2 बाई टी हाफ दैट इज 40, ln 2 इज 0.693 बाई 40, इतना आएगा मेरा K1। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो अगर आपको याद नहीं भी है तो निकाल लेते हैं भाई। क्या है जीरो ऑर्डर का मतलब, क्या है माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 0, ये तो हो गया 1। ठीक है, जीरो ऑर्डर मतलब डिपेंड नहीं करेगा ये कंसंट्रेशन पे। यहां से क्या बन गया, माइनस डी ए इक्वल्स के डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ए इनिशियल से ए फाइनल, t इक्वल्स 0 से t, ये बन जाएगा a फाइनल इज इक्वल टू a इनिशियल माइनस के टी। और अब अगर मुझे यहां से t हाफ चाहिए, मतलब af क्या हो जाए, a फाइनल a इनिशियल बाई 2 हो जाए, तो t हाफ फॉर जीरो ऑर्डर वुड बी इक्वल टू, भाई इसको a इनिशियल बाई 2 कर दो, तो ये बचेगा a इनिशियल बाई 2k। अच्छा, और a इनिशियल कितना दे रखा है 1.386 बाई 2k इक्वल्स T नोट T हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट इज गिवन एज 20। तो अपना यहां से K नोट क्या आ गया 1.386 बाई 2 इंटू 20, ये 40 बन गया। अपने को निकालना था K1 बाई K नोट, तो अगर K1 बाई K नोट करोगे तो 40 से गया 40, तो आ गया 0.693 बाई 1.386। ठीक है, तो क्या आ गया अपना रेशियो, आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, तो ये आ गया 0.693 बाई 1.386, और ये आपका आएगा क्लोज टू 0.5 के आसपास आपका आएगा। ठीक है, और क्लोज टू 0.5 अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें पूछ रहे हैं आपसे कि 2.5 ml ऑफ 2/5 मोलार वीक मोनो एसिडिक बेस, तो अपने पास एक वीक बेस है बेसिकली जिसका वॉल्यूम है 2.5 ml और उसकी मोलैरिटी है 2/5 मोलार। उसका Kb दिया गया है 10⁻12 25 डिग्री सेल्सियस पे, और उसको हम इतने वॉल्यूम को इस मोलैरिटी के इस बेस को टाइट्रेट कर रहे हैं 2/15 मोलार HCl के साथ वाटर में। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एट इक्विवेलेंस पॉइंट इज, तो भाई इक्विवेलेंस पॉइंट पे अपने को बताना है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब आपके पास सफिशिएंट H प्लस हो OH माइनस को टाइट्रेट करने के लिए, या फिर सफिशिएंट OH माइनस और H प्लस को टाइट्रेट करने के लिए, तो बेसिकली वहां पे दोनों के क्या होने चाहिए, मिलीमोल्स बराबर होने चाहिए। तो अगर आप देखो यहां से भाई वीक बेस है, मान लेते हैं अमोनिया जैसा कुछ है, ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो आपके पास कितने मिलीमोल है, 2/5 ml है, 2.2/5 मोलार है 2.5 ml का, 2.5 मतलब भाई 5/2, तो भाई मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, तो मिलीमोल्स कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितने मिलीमोल्स आएंगे, 2 से 2 गया, 5 से 5 कितना आ गया भाई 1 मिलीमोल। अच्छी बात है, और अपने को 1 मिलीमोल ही चाहिए होगा H प्लस का, HCl का, ठीक है, क्योंकि भाई इस वीक से मोनो एसिडिक बोला है, मतलब ये बेस आपको एक ही OH माइनस देगा या एक ही H प्लस एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो n फैक्टर इसका 1 है। यहां पे हम बात करें तो इसका अगर अपने को 1 मिलीमोल चाहिए तो वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा भाई 2/15 से बिल्कुल कैंसिल हो जाए तो 15/2, तो ये हो जाएगा कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम आ गया 7.5 ml। टोटल वॉल्यूम अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया भाई 7.5 यहां से 2.5 यहां से, मेरे पास हो गया 10 ml। अच्छा, तो अब मेरे पास क्या हो गया है, मतलब अगर मैंने NH3 लिया था तो NH3 प्लस HCl इसने बना लिया हो गया NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। अब ये NH4 प्लस वाटर में क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा। कितना है NH4 प्लस, 1 मिलीमोल, भाई इसका 1 मिलीमोल था, इसका भी 1 मिलीमोल था, तो इसका कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, मिलीमोल्स दैट इज मतलब मोल्स दैट इज 1 मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 10 ml, ये लो, तो ml मिली
ये दोनों अपने आप को कैंसिल कर लेंगे तो अपने को ये 0.1 मोल पर लीटर ही मिलेगा, इतना कॉन्सेंट्रेशन है। अच्छी बात है। तो हमने कहा हाइड्रोलाइज होगा तो NH4 प्लस H2O क्या देगा आपको, NH3 प्लस H3O प्लस। ठीक है, चलिए अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1, तो C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा। इस रिएक्शन का जो कांस्टेंट होगा वो होगा KH, क्योंकि भाई हाइड्रोलिसिस हो रहा है। और KH क्या आता है अगर आपको याद हो, KW बाई KB। KW है 10 टू द पावर माइनस 12 बाई KB है, KW होता है 10 माइनस 14, KB दिया हुआ 10 टू द माइनस 12, तो आपको KH आ गया 10 टू द पावर माइनस 2। तो हमने कहा भाई 10 टू द पावर माइनस 2 KH फॉर दिस रिएक्शन वुड बी इक्वल टू concentration of ammonia that is C alpha into H plus concentration C alpha divided by concentration of NH4 plus that is 0.1 into 1 minus alpha। 0.1 से एक C जाएगा और आपके पास क्या बच गया यहाँ पे 0.1 into alpha square by 1 minus alpha। कितना हो गया भाई ये हो गया भाई 10 alpha square by 1 minus alpha equals 1। तो अब बात क्या है यहां से अगर आप मान लो अल्फा को अगर आपने 1 के कंपैरिजन में छोटा मान के यहाँ पे अगर नेग्लेक्ट कर दिया तो फिर आप जो यहां से अल्फा की वैल्यू निकालोगे वो कितनी हो जाएगी 1/10 की पावर हाफ। ठीक है, कुछ इतना आएगा। तो ये अगर हम देखें ढंग से तो कितना आएगा भाई ये लगभग तो 1 बाई ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगा और 1/3 पॉइंट ये करोगे तो ये आपका कितना आएगा भाई, ये आपका 0.33 से थोड़ा कम रहेगा, लेकिन 0.1 से कम नहीं है। हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अपनी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। हम कब नेग्लेक्ट करते हैं, जब वो काफी छोटा हो। हम कितना मानते हैं भाई, अगर 1 है यहाँ पे, अगर अल्फा आपका लेस देन 0.1, ठीक है 10% से कम है अगर, तो आप उसको क्या है नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन अपना उतना नहीं आ रहा है, ज्यादा है अपना, ज्यादा आयनाइज हो रहा है ये, तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करना पड़ेगा। इस क्वाड्रेटिक को आप सोल्व करोगे तो क्या पाओगे, अपने पास इक्वेशन है tan अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल्स 0। इसके रूट क्या हो जाएंगे -b क्या है भाई 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 1 माइनस 4ac। a है आपका 10, c है आपका 1, तो ये हो जाएगा प्लस 40 बाई 2a, वो हो जाएगा 20। चलिए ये कितना आ गया भाई -1 प्लस माइनस, ऑब्वियसली वैल्यू प्लस वाली लेनी पड़ेगी, माइनस लोगे तो अल्फा नेगेटिव आ जाएगा, वो हो नहीं सकता। डिवाइडेड बाई 40, कंपैरिजन में 1 को उड़ा देते हैं, ये आ गया 40 बाई 20। इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आ गया कितना 2√10 माइनस 1 बाई 20, और 2√10 की वैल्यू हो गई 3 पॉइंट समथिंग होगी। ठीक है, तो 3 पॉइंट आप इसको मान लीजिए 2 टाइप मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई ये आपका, तो 2 इंटू 3.2 ये हो जाएगा 6.4 माइनस 1 बाई 20। 6.4 कितना हो जाएगा भैया आपका, ये हो जाएगा आपका 5.4 बाई 20। ये कितना आ गया भैया आपका 0.27। ठीक है, आपका इतना आ जाएगा भाई 32, 64, 5.4 और 27, 0.27। ये आ गया मेरा अल्फा। ठीक है, इतना आपका अल्फा आया है। हमें क्या निकालना था, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा भाई, C अल्फा। C कितना था 0.1, तो 0.1 इंटू 0.27 कितना हो जाएगा भाई 0.1 इंटू 0.27 दैट इज इक्वल टू 2.7 10 टू द पावर माइनस 2। इतना मोलार आना चाहिए, और ऑप्शन नंबर बच्चों डी। ठीक है, चलिए बस यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना था कि यार यहाँ पे आप जिस तरीके से, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में क्या है, हम अल्फा को क्या नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो आपका उतना छोटा आता है कि आप नेग्लेक्ट कर पाओ, है ना। 0.1 से कम आता तो मैं यहाँ पे कर देता, लेकिन ये कितना आ रहा है 0.3 के आसपास आ रहा है, तो इसको अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे जज करना था और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोल रहे हैं आपसे, आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया है, ये कंपाउंड है, इसके बारे में अपने को बताना है कि भाई इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। चलिए अगर भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गई तब तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। चलिए तो देखते हैं, क्या अगर दोनों नहीं हुई तो हम कह सकते हैं हाँ यार ये क्या है आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर आप देखो तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हमने कहा यार देखो ये दोनों Cl तो सेम साइड हैं, हाइड्रोजन भी सेम साइड है, दोनों नीचे की तरफ है, Cl दोनों
बाहर की तरफ है। समझिए अगर ये बोर्ड मेरा प्लेन है तो दोनों Cl आउट ऑफ द प्लेन है, दोनों हाइड्रोजन है ना इनटू द बोर्ड है, मतलब बोर्ड के उस तरफ है, और ये CH3 लेकिन अपोजिट साइड है। तो अगर आप ये प्लेन लोगे तो इसमें सिमेट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप कोई भी प्लेन लीजिए, आपको यहाँ पे क्या है सिमेट्री नहीं मिल सकती। तो POS तो इसमें प्रेजेंट नहीं है ना, क्योंकि CH3 मेरे ऑपोजिट साइड में है। चलिए कोई बात नहीं है। आपके पास एक दूसरा तरीका भी है अगर आप कर पाओ। अगर आप मान लो इसका RS निकाल लो किसी भी तरीके से, फिर इसका RS निकाल लो, है ना। अगर आप और इनकी कॉन्फ़िगरेशन अगर अलग अलग आई, अगर ये R है और ये S आ गया, तब तो प्लेन सिमेट्री होगी, क्योंकि R की मिरर इमेज ऐसे होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई एक बार करके। जैसे मान लीजिए उस मेथड से भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो हमने कहा भाई पहले मिलेगा CIP के अकॉर्डिंग Cl को 1, 2 किसको मिलेगा भाई 2 मिलेगा इसको, ठीक है। 3 किसको मिलेगा 3 मिलेगा इस CH3 को, और मेरा जो लोएस्ट प्रायोरिटी है 4 वो मेरा वेज पोजीशन पे है, तो पीछे की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 क्लॉकवाइज घूमे आ गया R, ठीक है। इस वाले में देखोगे Cl को मिलेगा 1, 2 मिलेगा इसको, 3 मिलेगा इसको, ये भी क्लॉकवाइज घूम गया आ गया R, हाइड्रोजन पीछे में ही था। दोनों R हैं, दोनों R हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चों नहीं हो सकती, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं हो सकती। वैसे भी चेक कर सकते हो कि अगर सेंटर के अबाउट आप ये पॉइंट लोगे तो CH3 इधर गए, इधर CH3, बहुत अच्छी बात है, लेकिन Cl दोनों ऊपर की तरफ है। अगर आप इधर ऊपर गए तो आपको दूसरी डायरेक्शन में 180 डिग्री अपोजिट जाना है, तो नीचे की तरफ Cl होता तो काम बन जाता, नीचे नहीं है ऊपर है, तो COS भी नहीं है। तो अगर POS COS नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या इसमें है, देखिए अगर आप ये प्लेन लेते हो, ये है ना, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसके परपेंडिकुलर आप ऐसे लीजिए एक एक्सिस लीजिए, नॉट प्लेन। अगर आप ये एक्सिस लोगे और इस एक्सिस के अबाउट अगर आप 180 डिग्री से घुमाओगे, भाई इस एक्सिस के अबाउट समझ रहे हो ना, ये जो आपकी है परपेंडिकुलर है इस बोर्ड के प्लेन के, इसके अबाउट अगर आप 180 से घुमाओगे तो क्या होगा 180 से। अब 180 से अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, तो ये Cl अगर ऊपर है तो वो ऊपर ही रहेगा, वो नीचे नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट हम घुमा रहे हैं उसमें ये Cl की पोजीशन मतलब ऊपर का है तो ऊपर ही रहेगा, हाइड्रोजन नीचे है तो वो नीचे ही रहेगा, और CH3 जो इधर है वो आपका घूम के 180 पे कहां जाएगा, इधर। भाई समझ रहे हो ना। जैसे मान लीजिए कैसे समझाएं आप लोगों को, अगर ये है मान लीजिए मेरा, अगर 180 घुमाऊंगा तो ये टिप मेरी इस साइड है, तो 180 पे ये टिप किधर आ जाएगी, इधर। सेम बात है, CH3 इधर है, अगर आप 180 से घुमाओगे तो किधर चला जाएगा, इधर। तो सही बात है, ठीक है। Cl लेकिन अगर ऊपर है इस तरीके से तो 180 से घुमा भी तो ऊपर ही जाएगा ना यार, तो अपनी क्या है इसमें, और देखो तो 180 से घुमाया तो Cl की जगह Cl आ गया, H की जगह H आ गया, CH3 की जगह CH3 आ गया, तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो है। तो हमें दिख गया यार इसमें कि कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो अपने को इसमें मिल गई है। तो वेरी गुड। तो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्शन नंबर ए है सही, ऑप्शन नंबर डी है सही। मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन ये आपका था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 54 अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। आपको 3 कंपाउंड दिए गए हैं, तीनों में रिलेशनशिप पूछा हुआ है कि भाई तीनों एक दूसरे के क्या इनमें क्या रिलेशन है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, क्या ये टोटोमर्स है, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, क्या ये डायस्टीरियोमर्स हैं। अच्छा एक बात अपने को पता है कि यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपकी एटम की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर मान लीजिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपके एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ये O यही रहेगा, इसके जो हाइड्रोजन है वो जिस पोजीशन पे उस पोजीशन पे रहेंगे। लेकिन अगर इसने इसका टोटोमर जब बनाया है, ठीक है भाई, ये कीटो फॉर्म थी, कीटो फॉर्म से इसने क्या बनाया है, यहाँ पे इनोल फॉर्म बनाई है। तो कीटो से इनोल बनाने में अगर आप देखो तो यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो चला गया है O के पास, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। तो EFG रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्या E एंड F एक दूसरे के टोटोमर्स हैं? जी हाँ बिल्कुल हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो ये H प्लस आपका गया है, माइनस यहाँ आया, ये यहाँ गया, और आपका H चला गया O के पास, तो ये टोटोमर्स तो हैं, कीटो से इनोल बना रखा है, ठीक है। और E एंड F भी हैं और E एंड G भी हैं, है ना। तो ये टोटोमर्स तो हैं, टोटोमर्स वाला ऑप्शन सही है। क्या F और G ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? F एंड G में अगर हम बात करें क्या ये GI हैं? GI के लिए हमने कहा भाई डबल बॉन्ड के इधर इधर अगर आप देखो तो इधर OH को प्रायोरिटी मिलेगी, इधर इस C2H5 को प्रायोरिटी मिलेगी, इधर अगर आप देखो तो ये क्या है, सेम साइड में है, Z टाइप का है,
ये OH इधर है, C2H5 उधर है, ये अलग अलग साइड में है, ये आपका E टाइप का है। तो हमने कहा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, केवल अगर आप देखो तो OH यहाँ पे पलट गया है बस। तो वही तो होता है आपका सिस ट्रांस जैसा, है ना। सिस ट्रांस डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप देखो तो मिथाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में आप कह सकते हो कि भाई पहले मिथाइल दोनों सेम साइड में थे, यहाँ पे दोनों मिथाइल ऑपोजिट साइड में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो हैं। F और G क्या डायस्टीरियोमर्स हैं? F एंड G अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अपने डायस्टीरियोमर होते हैं, अपने को पता है क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की मिरर इमेज कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो भाई ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स भी हैं, भाई इसकी मिरर इमेज ये थोड़ी आ जाएगी। चलिए, तो कौन कौन से सही हो गए भाई अपने? B, C एंड D तीनों ही ऑप्शन सही हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन 55 और 56 देखते हैं। अगर आप देखो तो दोनों क्वेश्चन 55 एज वेल 56 दोनों ही काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो इस पेपर में ना अगर आप देखो तो जो मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन अच्छे हैं। बाकी सिंगल वाले भी आपके आसान है, पैराग्राफ भी आसान है, लेकिन जो मोर देन वन करेक्ट है वो काफी अच्छे क्वेश्चन पेपर नंबर 1 के हैं। तो 55 देखते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ ए कलरलेस सॉल्ट H ऑन बॉइलिंग विद एक्सेस NaOH। तो एक सॉल्ट है आपका, उसको हम क्या है NaOH के साथ बॉइल कर रहे हैं, एक्सेस में है NaOH, प्रोड्यूसेस ए नॉन फ्लेमेबल गैस। तो एक गैस प्रोड्यूस हो रही है जो कि नॉन फ्लेमेबल है। द गैस इवोल्यूशन सीजेस आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि जो गैस है वो निकलना बंद हो चुकी है। अपॉन एडिशन ऑफ जिंक डस्ट टू सेम सॉल्यूशन। और लेकिन हम क्या है जिंक डस्ट का अगर सेम सॉल्यूशन में अगर एडिशन करें द गैस इवोल्यूशन रिस्टार्ट्स। तो गैस दोबारा इवोल्यूट होना शुरू हो जाती है। द कलरलेस सॉल्ट्स H is R। तो भाई क्या क्या हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट। ये चार है अपने पास सॉल्ट। पहले करवा रहे हैं, ध्यान देना, NaOH की रिएक्शन। उसके बाद देखा हमने भाई एक गैस निकल रही है जो कि नॉन फ्लेमेबल है, लेकिन कुछ टाइम बाद गैस निकलना बंद हो जाती है। लेकिन अगर हम उसी सॉल्यूशन में क्या कर दें, जिंक का एडिशन कर दें, तो गैस दोबारा शुरू हो जाती है। अच्छा, तो भाई क्या है? अगर आप देखो NH4NO3 ये जो आपके पास है ये क्या है भाई? अगर आप देखो सॉल्ट है आपका, कहां से आया होगा भाई? HNO3 और NH4OH। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, मतलब एसिडिक बिहेवियर रहेगा। आपने एक बेस डाला, एसिड बेस है तो सॉल्ट बनेगा। तो क्या बनेगा? NaNO3 प्लस H2O प्लस क्या बच जाएगा? इसको ऐसे लिख लो आप NH4 प्लस। ठीक है, मतलब क्या है वो बच्चों? NH3 प्लस H प्लस। तो H प्लस और H माइनस वाटर मिल गया आपको और आपकी बन गई यहाँ पे अमोनिया गैस। तो मतलब जिस गैस की बात कर रहे हैं नॉन फ्लेमेबल, वो क्या है? अमोनिया गैस है। अच्छा, तो अभी अपन सेकंड पार्ट में आएंगे, सेकंड हाफ में। पहले अपन देखते हैं क्या सारे अमोनिया गैस देंगे। तो हमने कहा नाइट्राइट की करवाओगे तो NaNO2 प्लस H2O प्लस NH3। अगर आप करवाओगे किसकी? अगर आप NH4Cl की करवाओगे तो सेम बात है बच्चों, NaCl प्लस NH3 प्लस H2O। अगर आप सल्फेट की करवाओगे तो Na2SO4 प्लस H2O प्लस NH3। हमने कहा NH3 तो मुझे सब में मिल रही है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देना, फिर क्या कह रहे हैं कि कुछ टाइम बाद ये अमोनिया का इवोल्यूशन बंद हो गया। लेकिन अगर आप क्या करोगे, जिंक अगर डाल दोगे, जिंक अगर डाल दोगे, भाई ये एक्सेस में है तो ये तो खत्म हो ही जाएगा बेचारा, ये एक्सेस में है तो ठीक है, तो अमोनिया का इवोल्यूशन कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप जिंक डाल दो, एक्सेस में है बच्चों, तो क्या होगा? NaOH तो रहेगा इस सॉल्यूशन में, प्लस जिंक आपने डाल दिया और आपके पास एक सॉल्ट है NaNO3। यहां पे क्या होगा भाई? जिंक की आप बेस रिएक्शन करवाओगे, क्या बनेगा? जिंकेट बनेगा। तो आपका एक तो Na2ZnO2 ये सोडियम जिंकेट बन गया, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो तो जिंक चला गया है, ऑक्सीडाइज हो गया जिंक चला गया भाई 0 से +2 में, तो कोई रिड्यूस हुआ होगा। यहाँ पे बच्चों आपका नाइट्रोजन बहुत प्यार से रिड्यूस होगा, तो जो +5 में है वो जाएगा -3 में और आपको अमोनिया दोबारा यहाँ पे मिलेगी। और इसी की बात कर रहे हैं दैट इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया विल स्टार्ट अगेन इफ यू ऐड जिंक टू द सेम सॉल्यूशन। क्योंकि अपने पास NaOH एक्सेस में है, जैसे आप जिंक डालोगे तो जो जिंकेट बनेगा ये ऑक्सीडाइज होकर रिड्यूस होगा। रिड्यूस कौन होगा? ये रहा NH3। यहाँ पे आपके पास नाइट्रेट था। सेम केस है नाइट्राइट का, नाइट्राइट वाले में क्या है? NaOH प्लस आपने डाल दिया है NaNO2 आपके पास था ही, ये रहा, प्लस जिंक। तो बच्चों यहाँ पे Na2ZnO2, जिंक हुआ है ऑक्सीडाइज, एक होगा रिड्यूस NH3, ये मिल गई अमोनिया गैस। तो A में मिला, B में मिला, CD में क्या दिक्कत है? यहाँ पे NaCl है,
ठीक है, यहाँ पे क्या है NaCl आपके पास है, यहाँ पे क्या है सल्फेट है, तो अमोनिया तो निकल ही नहीं सकती ना यार, समझ रहे हो भाई। यहाँ पे जो आपके पास नाइट्रेट और नाइट्राइट में जो आपके पास नाइट्रोजन है, वहां से आपको उसकी वजह से अमोनिया मिली है, और आपके पास लेकिन क्लोराइड और सल्फेट है, तो कहां से आप अमोनिया पाओगे, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में आपको अमोनिया मिलने के कोई चांसेस नहीं है। द इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया विल नॉट रीस्टार्ट अगेन इफ यू ऐड द जिंक टू द सेम सॉल्यूशन। तो सी और डी गलत हैं, तो केवल जो सही ऑप्शन है कौन कौन से बच्चों आपके, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, ये अपना गैस स्टेट से है, पूछ रहे हैं रियल गैस पे कुछ क्वेश्चंस। तो बोल रहे हैं गैस डिस्क्राइब्ड बाय वन डबल इक्वेशन, तो उसके बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं। तो भाई अगर आप वन डबल इक्वेशन से कर रहे हो तो हमने कहा यार P प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। वेरी गुड, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर गैस विल बिहेव सिमिलर टू एन आइडियल गैस इन द लिमिट ऑफ लार्ज मोलार वॉल्यूम। तो अगर आप भाई मोलार वॉल्यूम बहुत ज्यादा कर दोगे तो will this gas particular gas start behaving like an ideal gas? हमने कहा जी हाँ। क्यों? क्योंकि अगर आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया तो आप बोल सकते हो गैस के बीच में जो इंटरेक्शन थे, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया तो आप वॉल्यूम करेक्शन टर्म को तो इग्नोर कर सकते हो। भाई अपने पास दो टर्म है, एक वॉल्यूम करेक्शन बी, एक यहाँ पे क्या है फोर्स करेक्शन वाली, कौन सी आपकी ए, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस को आप क्या है मतलब काउंट में करती है बेसिकली, उनको मतलब उनको अट्रैक्टिव फोर्सेस को जो क्या करती है उनके बारे में यहाँ पे बताती है, ठीक है। अच्छा, एक है बी जो कि वॉल्यूम करेक्शन। तो हमने कहा अगर बहुत बड़ा मोलार वॉल्यूम हो गया तो भाई उसमें आप बोल सकते हो कि गैसेस के बीच में तो वॉल्यूम करेक्शन तो नेगलेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि V के सामने N भी बहुत छोटा होगा। और अगर आप बात करो AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, तो क्या हम अट्रैक्टिव फोर्सेस को भी नेग्लिजिबल मान सकते हैं? जी हाँ, अगर वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो आप मान सकते हो गैस के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कोई ज्यादा खास नहीं होगा। तो ये दोनों आप इग्नोर कर सकते हो। तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी PV इक्वल टू nRT, मतलब यस इन द रेंज ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम दिस पर्टिकुलर गैस विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सेम है, बोल रहे हैं कि इन द लिमिट ऑफ लार्ज प्रेशर। तो प्रेशर अगर आप लार्ज कर दोगे तो क्या ये गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी? हमने कहा देखो, अगर आप प्रेशर लार्ज करोगे तो नहीं करेगी ना। प्रेशर अगर आप लार्ज करोगे तो आप ना वैसे समझ सकते हो कि प्रेशर लार्ज होगा मतलब वॉल्यूम आपका कम होगा, उस तरीके से सोच सकते हो वॉल्यूम कम होगा। तो आपकी ये टर्म जो है जो अट्रैक्टिव, अगर आप प्रेशर आप बढ़ा दोगे गैस पे, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली भाई उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो अब प्ले करने लगेंगे। अगर आप प्रेशर बहुत ज्यादा कर दोगे तब है ना, वो अपन बात नहीं कर रहे हैं रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस, लेकिन हम कह रहे हैं कि वहां पे आप जो एन स्क्वायर वी स्क्वायर उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, है ना। वहां पे जो हम बात करते हैं कि भाई गैसेस के बीच में जो फोर्सेस होंगे मॉलिक्यूलर फोर्सेस वो नेग्लिजिबल नहीं होंगे, तो उस केस में आप बिल्कुल भी इसको आइडियल गैस की तरह नहीं मान सकते हो। तो बी गलत है। सी देखिए, ये बोल रहे हैं वन डबल इक्वेशन वाली जो गैस है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन डबल कोएफिशिएंट्स, दोस आर बेसिकली ए एंड बी, एंड A and B are dependent on the identity of gas, not on the temperature। सही बात है भाई, A और B जो है वो आपकी गैस पे डिपेंड करते हैं। मान लीजिए अमोनिया है, अमोनिया हम बोलते हैं उसके पास डायपोल मोमेंट है। मान लीजिए CO2 है, CO2 में क्या इसके पास डायपोल मोमेंट नहीं है उसके पास, तो है ना। तो अमोनिया में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वो ज्यादा होंगे, डायपोल फोर्सेस इंटरेक्शंस वहां पे होंगे, लेकिन CO2 में वैसा नहीं होगा, ठीक है। उसके पास क्या है आप बोल सकते हो वन डबल फोर्सेस टाइप के होंगे उसके पास केवल। तो किसका ए ज्यादा होगा? अमोनिया का। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? आपका नेचर ऑफ गैस, गैस कौन सी उस पर डिपेंड कर रहा है, ए और बी, ठीक है। तो ये आपका किस पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपकी कोई बड़ी गैस है ना, जिसका मोलार वॉल्यूम ज्यादा होगा या जिस गैस का बोल सकते हो डायमीटर ज्यादा होगा, तो उसके लिए बी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो हमने कहा ए और बी विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, नॉट ऑन द टेंपरेचर। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, जो बोलता है कि द गैस डिस्क्राइब्ड बाय वन डबल इक्वेशन, बेसिकली जिस गैस की हम बात करते हैं अभी तक, that has the pressure that is lower than the pressure exerted by the same gas behaving ideally। कि यार अगर यही गैस आइडियली बिहेव करे तो बोल रहे हैं कि यार रियल वाला जो प्रेशर दैट विल बी लोअर देन योर आइडियल। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो, है ना। इसलिए जेई ने क्या इस ऑप्शन को सही भी माना है गलत भी माना है। तो अगर आपने डी टिक भी किया है तो भी नंबर पाओगे, नहीं किया तो भी नंबर पाओगे, बशर्ते ए और सी टिक किया हो, ठीक है। और समझना ऐसा क्यों है कि भाई हम क्या बोलते हैं कि यार जब हमने माने कि भाई गैसेस के बीच में कोई इंटरेक्शंस नहीं है, गैस मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, वॉल पे प्रेशर लगा रहे हैं और वही प्रेशर हमने मेजर करके बोल दिया भाई दिस इज योर प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा, अब जब हमने इंटरेक्शंस को क्या है मतलब एनकाउंटर किया, बेसिकली जब हमने उनको पहचाना कि इंटरेक्शन भी होते हैं, तो आपका मान लीजिए एक मॉलिक्यूल अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है, एक मॉलिक्यूल वॉल पे प्रेशर लगाने जा रहा है, ये मॉलिक्यूल इसको पीछे से खींच रहा है, तो जितने मोमेंटम के साथ जा रहा था उतने मोमेंटम के साथ नहीं जा पाएगा, है ना। इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी तो उतना मोमेंटम ट्रांसफर नहीं करेगा, प्रेशर आपका कम लगाएगा। तो उस केस में तो यस द प्रेशर ऑफ रियल गैस इज लेस देन योर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। लेकिन अगर मान लीजिए मैं
प्रेशर इतना ज्यादा लगा दे रहा हूं गैस पे कि मेरा Z क्या हो गया है ना, इन द लिमिट ऑफ लार्ज प्रेशर अपना क्या आपने बताया Z जो है अपना वो क्या होगा भाई ग्रेटर देन 1 होगा। अगर Z ग्रेटर देन 1 होगा मतलब आपका V रियल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रियल वुड बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाते हैं। और अगर मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर बहुत लार्ज प्रेशर मैंने लगाया तो मेरा Z ग्रेटर देन 1 है, दैट मींस द वॉल्यूम ऑफ रियल वुड बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल। लेकिन अगर मान लो मैं उन दोनों वॉल्यूम को सेम करना चाह रहा हूं तो आप ऐसा बोल सकते हो योर प्रेशर ऑफ रियल गैस would be greater than your pressure of ideal gas। तो दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपके वहां पे फोर्सेस कौन से डोमिनेट कर रहे हैं। अगर वो इतनी पास आ गए हैं मॉलिक्यूल्स कि भाई रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगे हैं, न्यूक्लियस वाला जो फोर्स है वो डोमिनेट करने लगा है ना, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया है, न्यूक्लियस प्रोटॉन वाला रिपल्शन बढ़ गया है, अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हैं अट्रैक्टिव से तो आपका प्रेशर रियल का ज्यादा होगा देन आइडियल। बाकी नॉर्मल कंडीशंस की अगर आप बात करो तो यस यू कैन से दैट प्रेशर ऑफ आइडियल वुड बी मोर देन योर प्रेशर ऑफ रियल, लेकिन दोनों ही हो सकते हैं। तो इसलिए डी माना भी नहीं माना, ऑलवेज वगैरह कुछ नहीं बोला था ना, वरना गलत हो जाता। तो ऑप्शन नंबर डी भी आप टिक करो तो करो, नहीं करो तो मत करो। तो सही ऑप्शन कौन से हो गए? ईदर AC और AC एंड डी दोनों ही सही हैं। अब अगले कुछ क्वेश्चन जो है अपने 4-5 क्वेश्चंस वो क्या स्टेटमेंट है उनमें, और बताना है भाई अगर दोनों स्टेटमेंट सही है, ये सबको पता है दोनों स्टेटमेंट सही है, और अगर दूसरा वाला स्टेटमेंट पहले वाले को करेक्टली एक्सप्लेन करता है तो ऑप्शन नंबर ए भरना है। अगर दोनों सही है लेकिन कोई रिलेशन दोनों में नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी भरना है। पहला सही है दूसरा गलत है तो सी, पहला गलत दूसरा सही है तो डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे जो आपका पहला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं देखो, ये बोल रहे हैं कि ब्रोमोबेंजीन अपॉन रिएक्शन विद Br2Fe, तो अपने पास ब्रोमोबेंजीन है, ये रहा भाई ब्रोमोबेंजीन Br, इसकी रिएक्शन करवाई इन्होंने किससे? Br2Fe से, और बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बनता है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? 1,4-डाइब्रोमोबेंजीन। सही बात है, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट 2 में? तो पहला स्टेटमेंट सही है, अपने को पता है सही है, क्यों? क्योंकि भाई ब्रोमीन की अगर आप बात करो तो इसका हाँ भाई डीएक्टिवेटिंग है, ये -I ग्रेटर देन +M है हैलोजेंस का, लेकिन ये फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो ये ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट करेगा, और पैरा मेजर क्यों? क्योंकि ऑर्थो पे रिपल्शन होगा, स्टेरिक एंट्रेंस होगी, है ना, उसकी वजह से क्या है आपका पैरा वाला मेजर है। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? इन ब्रोमोबेंजीन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रोमो ग्रुप इज मोर डोमिनेंट देन मेसोमेरिक इफेक्ट इन डायरेक्टिंग द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। ये गलत बोल दिया भाई, जो यहां से आपको Br प्लस आपका जो आ रहा है, जो ये इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इसको डायरेक्ट करने में आपका अगर इंडक्टिव का हाथ होता, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि भाई इंडक्टिव का हाथ है, गलत बात है, मेसोमेरिक का हाथ है। क्यों हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार? ये डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन अगर मेसोमेरिक का हाथ ना होता तो ये पैरा पोजीशन पे थोड़ी आता। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हम इसलिए इन्हीं को बोलते हैं क्योंकि इनका माइनस डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन फिर भी +M की वजह से क्या है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर इनका शो करते हैं ये। तो मेसोमेरिक का आप बोल सकते हो कि मेसोमेरिक एक मेजर रीजन है, मेसोमेरिक ही बाकायदा रीजन है यहाँ पे पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन को लाने के लिए, ना कि इंडक्टिव। तो डायरेक्टिंग वाला जो बात बोल दिया वो गलत है, डायरेक्ट करने में यहाँ पे मेसोमेरिक का हाथ है, ना कि इंडक्टिव का। तो स्टेटमेंट 1 सही है, 2 फॉल्स है, और अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ऑप्शन नंबर सी मार्क करना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट 1 है Pb4+ कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देन tin+4। तो भाई ये है आपका कार्बन वाला ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, टिन और लेड। अपने को पता है यार, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो भाई ये क्या है? NH2 NP2 है, तो हम कहते हैं ये +2+4 शो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे इनकी +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की है ना। आप और ग्रुप्स की भी बात कीजिए तो डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे तो आपकी लोअर की स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है एज कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, और Pb के केस में क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे लोअर क्या है, तो Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4, और बाकी सबके लिए क्या होता है आपका +4 इज मोर स्टेबल देन योर +2। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपके F इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो जाती है यहाँ पे, और F की शील्डिंग अपने को पता है बहुत ही पुअर है। शील्डिंग पुअर होने की वजह से क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियस है वो आपके S वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पार्टिसिपेट नहीं करने देगा, ठीक है, क्योंकि भाई S क्लोज है एज कंपेयर टू P, तो S को पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। तो S के इलेक्ट्रॉन्स अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो आप केवल 2 ही निकाल पाओगे P वाले, ठीक है। तो आपका इसलिए +2 क्या है, ज्यादा स्टेबल है, तो निकाल सकते हो, बट दैट वुड नॉट बी योर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +2 इसलिए क्या है, लड़की के केस में +4 ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो
स्टेटमेंट 1 क्या था कि भाई Pb+4 ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा एज कंपेयर टू Tin+4। सही बात है भाई, ऑक्सीडाइजिंग नेचर कौन शो करेगा? जो खुद को रिड्यूस करेगा दूसरों को ऑक्सीडाइज। खुद को रिड्यूस कब करेगा? जब Pb+4 से +2 में जाएगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज। सही बात है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। तो बोल रहे हैं भाई हायर वाली जो है ग्रुप 14 एलिमेंट्स की दैट है ना आर मोर स्टेबल फॉर द हेवियर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ड्यू टू नेट पेयर इफेक्ट। गलत है। हेवियर मेंबर्स के लिए जो कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है, ना कि आपकी ज्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टेटमेंट 2 अगेन गलत है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? आपका सी आएगा। अगला स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 चलते हैं। पहला स्टेटमेंट है ये आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री से है। बोल रहे हैं द प्लॉट ऑफ, क्या है भाई? द प्लॉट ऑफ एटॉमिक और नंबर, एटॉमिक नंबर y एक्सिस पे वर्सेस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो x एक्सिस पे। तो बोल रहे हैं दिस प्लॉट फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई शोज ए कर्वेचर टुवर्ड्स x एक्सिस फ्रॉम द लाइन ऑफ 45 डिग्री स्लोप एज द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज्ड। कुल मिला के क्या बोल रहे हैं 59 कि भाई आपने एक ग्राफ बनाया, यहां पे ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, सबको पता है। यहां पे है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहां पे है एटॉमिक नंबर, या मैं बोल दूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, इधर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, इधर न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। ये हो गई मेरी 45 वाली लाइन। ये क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका P बढ़ेगा, वैसे वैसे ये लाइन जो है ये कुछ इस तरह से बेंड करेगी। अब क्या ये बात सही है, बेंड करेगी क्या? इस लाइन का इस तरह से बेंड करने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे मेरा एटॉमिक नंबर बढ़ा, मैं यहां पे पहुंचा, अगर ये लाइन 45 वाली के साथ ही रहती तो यहाँ पे जो मेरे रिक्वायर्ड न्यूट्रॉन्स थे स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए वो इतने होते, लेकिन ये लाइन बेंड कर गई। ठीक है, थोड़ा ऐसा बना लेते हैं। तो बेंड कर गई मतलब ये यहाँ चली गई, मतलब ये न्यूट्रॉन्स मुझे कितने चाहिए? इतने चाहिए, ना कि इतने। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए जो आपका एटॉमिक नंबर जब बढ़ रहा है तो वो क्या है? इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये बात सही है, जी हाँ सही है, अपने को पता है सही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे क्या आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने लगते हैं, भाई आपका ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्लस वाले क्या है आपके प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और बीच में क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं। तो जो आपके प्रोटॉन्स हैं, जब प्रोटॉन्स बढ़ने लगते हैं तो क्या होगा? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो आपका रिपल्शन होगा, कि दोनों सेम चार्ज है, ठीक है, तो वो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिक्वायर्ड है वो आपके क्या है? ज्यादा हमें चाहिए होते हैं, है ना। क्योंकि भाई हमने देखा कि स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में तो क्या है? सेम नंबर चाहिए होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ये लाइन आपकी ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें चाहिए। तो वो उसी लिए क्योंकि आपका प्रोटॉन प्रोटॉन में जो रिपल्शन होगा उसको ओवरकम करने के लिए। अब पढ़िए, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिगिन टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस इन्वॉल्विंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन हेवियर न्यूक्लियाइड्स। तो बोल रहे हैं कि भाई प्रोटॉन प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है वो आपके क्या है? अट्रैक्टिव वाला जो इंटरेक्शन है उसको ओवरकम कर देता है, जिसकी वजह से आपका न्यूक्लियाई क्या है? अनस्टेबल बनने लगता है। तो इसलिए क्या होना पड़ेगा? आपके वहां पे न्यूट्रॉन्स को ज्यादा होना पड़ेगा ताकि अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके डोमिनेट करे किसको? रिपल्सिव फोर्सेस को, वरना न्यूक्लियाई स्टेबल कैसे रहेगा? ठीक है, तो भाई पहला वाला भी सही है और जो 2 है वो सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहे हैं स्टेटमेंट 1 क्या है? फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज 0। भाई ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी हम बोलते हैं डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln K। अगर आप इक्विलिब्रियम पे बात करोगे तो डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नॉट जरूरी नहीं है 0 हो। ठीक है, तो डेल्टा जी 0 होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और अगर पहला ही फॉल्स हो गया तो आपका पहला फॉल्स हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। वैसे दूसरा पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। क्या है दूसरा स्टेटमेंट? At constant temperature and pressure, the chemical reactions are spontaneous in the direction of decreasing Gibbs energy। तो भाई अगर आपकी कोई रिएक्शन मान लीजिए जा रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, और अगर आप चाहते हो कि भाई ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0। ठीक है, इक्वल टू 0 मतलब इक्विलिब्रियम पे है, ग्रेटर देन 0 मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेस देन 0 मतलब आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर आप चाहते हो कि भाई अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाए तो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी को क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज होना पड़ेगा। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला गलत था, तो ये तो भाई ऑप्शन डी आना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इतना ही है। अब अपना क्या है सेक्शन, अगला सेक्शन स्टार्ट होगा जिसमें हमारे क्या है बच्चों, यहाँ पे पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। तीनों पार्ट से एक एक है, एक आपका ऑर्गेनिक का है, एक आपका इनऑर्गेनिक का है और एक आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है।
वो जो पैराग्राफ 1 देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्या पूछा गया है, आपको दिया गया है X3 आइनल, मतलब भाई 6 कार्बन है, L है मतलब एल्डिहाइड है, और 3 पे अपना क्या है अनसैचुरेशन में आइन है मतलब अल्काइन है। तो 1 2 3 4 5 6 ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा अपना अल्काइन। पहले इसकी रिएक्शन करवाई गई NaBH4 से। NaBH4 क्या करेगा भाई, आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर इसको कहीं पे एल्डिहाइड या कीटोन दिखा तो उनको अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। क्या इसको दिखा है कहीं पे? जी हाँ बिल्कुल दिखा है, ये रहा। ट्रिपल बॉन्ड का ये कुछ भी नहीं करेगा, तो भाई ये NaBH4 यहाँ पे क्या कर देगा, इसको यहाँ पे OH में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा आपका PbR3। PbR3 क्या करेगा भाई, ये ट्राइहेलाइड अगर आप बात करो तो ये OH को रिप्लेस करेगा किससे, ब्रोमीन से। यहाँ पे क्या होगा भाई, आपकी सब्स्टिट्यूशन होगी न्यूक्लियोफिलिक, और आप बोल सकते हो यहाँ पे OH जाएगा, Br आएगा, और अपन ने लगा लिया है यहाँ पे Br। फिर क्या करवाई है रिएक्शन इन्होंने करवाई है Mg ईथर से रिएक्शन इन्होंने करवा दी है। चलिए भाई, Mg ईथर से अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा भाई, आपका यहाँ पे ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, ये अल्काइल हैलाइड है। Mg ईथर से करवाओगे तो यहाँ पे बन जाएगा भाई आपका, ये इस पे माइनस रहेगा थोड़ा सा, MgBr इस पे 2 प्लस, इस पे माइनस, है ना, पार्शियल चार्जेस रहेंगे। आयनिक कैरेक्टर भी लेकिन होता है इस बॉन्ड में, इसलिए अपन इसको क्या है थोड़ा माइनस तरीके से लिख लिया, क्योंकि उसी का काम पड़ेगा अपन को, है ना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड अगर बनाया है तो मतलब यहाँ से किसी पे अटैक करवाने वाले हैं। चलिए, तो ये भाई इन्होंने माइनस यहाँ पे ग्रिग्नार्ड बना लिया। फिर CO2 दिया है तो मतलब ये क्या करेगा, CO2 पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3, ये माइनस था, ये CO2 पे अटैक करेगा। ये आपका भाई CO2 ऐसे था, ये माइनस वाला जब अटैक करेगा ये आपके इधर शिफ्ट होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा C पे ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस, H3O प्लस यूज किया है तो बन जाएगा OH। तो J बन गया, ये I क्या था, I था यहाँ पे जो Br लगा था वहां तक। उसके बाद बोला है कि भाई J है आपका, ये J में इन्होंने क्या है कुछ K डाला और यहाँ पे अपने को एसिड क्लोराइड मिल गया। अगर ऐसा हुआ होगा मतलब इसकी रिएक्शन इन्होंने करवाई होगी SOCl2 से, और एक बार ये बन गया, फिर अगर आप रोजनमन रिडक्शन यूज करोगे H2PDBSO4 तो क्या होगा भाई, जो आपका ये क्लोराइड वाला है ये हो जाएगा एल्डिहाइड में, और रोजनमन ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देगा डबल बॉन्ड में। अब अपन ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ I इज, I क्या है भाई अपना पहले जो बना था, मतलब यहाँ पे Br जो लगा था भाई, पहले एल्डिहाइड को रिड्यूस किया अल्कोहल में, फिर अल्कोहल के OH को हटा के यहाँ पे Br ने कर दिया सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे Br आ गया। तो Br वाला ऑप्शन ट्रिपल बॉन्ड आपका अफेक्ट नहीं होगा, अनअफेक्टेड रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 62, J एंड K का स्ट्रक्चर। J क्या था भाई, यहाँ पे जो अपना कार्बोक्सिलिक बना था विद ट्रिपल बॉन्ड, और K क्या है SOCl2, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 63, स्ट्रक्चर ऑफ L डबल बॉन्ड विद एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर, अच्छा लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान देना, ऐसे भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे C और D, लेकिन वहां पे इन्होंने क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री भी दी है। अपने को पता है भाई ये क्या करता है, आपका कैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी, यहाँ पे ये सिन रहेगी ना कि एंटी, तो ये मतलब कि, है ना, मतलब आपका यहाँ पे क्या होगा, सिन एडिशन होगा, तो बेसिकली आपको एक सिस टाइप की ज्योमेट्री मिलेगी ना कि ट्रांस वाली, ठीक है। तो सिस टाइप की आप देखेंगे आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलेगी, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए था कि भाई ये जो है ना सिन टाइप का करेगा। यहाँ पे अगर आप यूज करते Na इन लिक्विड NH3 तो आपका वो क्या करता है, वो ट्रांस करता है, ठीक है। अगर सिस करवानी है, सिन एडिशन करवाना है, मतलब क्या यूज करिए आप H2PDBSO4 रोजनमन रिडक्शन यूज कीजिए, लिंडलार कैटलिस्ट यूज कीजिए, ना कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ना वो ट्रांस कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा पैराग्राफ, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 64 से 64 के लिए 66 के लिए है, और ये है अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। देखिए पहले एक मतलब इस पैराग्राफ में पहले 4-5 लाइन से वो एक बार हम डिसाइड कर लेते हैं क्या बोला गया है। बोल रहे हैं देयर आर सम डिपॉजिट्स ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है भाई। तो अर्थ की क्रस्ट में जो नाइट्रेट और फॉस्फेट के कुछ डिपॉजिट्स हैं, नाइट्रेट्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, अच्छी बात है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के जो आई है ना, वो क्या आई कि भाई नाइट्रेट्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर। जो जो बातें अपने को इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगेंगी वो हम सारी यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या निकल के आगे देखिए, नाइट्रेट्स आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस बट माइक्रोब्स डू इट इजीली। वैसे एक बात अगर आप देखो, मतलब NO3 माइनस, तो नाइट्रोजन ऑलरेडी किसमें है +5 में, इसको रिड्यूस करना है,
ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि लेबोरेटरी कंडीशंस में आसानी से नहीं होते हैं, लेकिन ये रिडक्शन जो है, ये रिडक्शन माइक्रोब्स जो है आसानी से कर लेते हैं। ठीक है भाई, अगला, अमोनिया फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद ट्रांजिशन मेटल आयंस। तो सही बात है। अच्छा, उसके बाद से जिंक वगैरह के साथ अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस आपको मिलते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल के साथ अमोनिया क्या कॉम्प्लेक्सेशन करता है। उसके बाद बोल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन इजीली एक्सप्लेन्स द ईज ऑफ सिग्मा डोनेशन कैपेबिलिटी ऑफ NH3 एंड PH3। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आया, ये बोल रहे हैं कि भाई आपका एक मान लीजिए NH3 है, एक है आपका PH3, ठीक है। वैसे PH3 को ऐसे बनाना नहीं चाहिए, ठीक है, वो बात करेंगे क्यों, लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई इनकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो कैपेबिलिटी है, इनकी अगर हम बेसिसिटी की बात करें कि कौन इजीली लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अच्छी बात, देखते हैं कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैन एक्सप्लेन दिस फिनोमेना। फिर लिख रहे हैं फोस्फीन इज ए फ्लेमेबल गैस एंड इज प्रिपेयर्ड बाय व्हाइट फास्फोरस। बोल रहे हैं भाई व्हाइट फास्फोरस से, सो P4 प्लस NaOH अगर आप लोगे, NaOH बोला नहीं है इन्होंने, लेकिन तीसरे वाले क्वेश्चन में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि भाई व्हेन व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स फोस्फीन एज वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो फोस्फीन बनता है। अगर आप देखो तो फास्फोरस यहां से 0 में कहां चला गया, 0 से -3 में, तो ये तो हो गया रिडक्शन। एक यहां से ये ऑक्सीडाइज होगा और चला जाएगा किसमें, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, तो NaH2PO2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है अगर हम देखना चाहें तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे बच्चों, +1। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो भाई, ये है H2PO2 माइनस, मतलब P डबल बॉन्ड O माइनस H, यहां से मिलेगा +3, यहां से मिलेगा -2, कुल मिला के आ जाएगी +1। तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड जो है अपना, ये फास्फोरस यहां 0 से +1 चला गया, तो यहां पे हो गया ये ऑक्सीडाइज और यहां पे हो गया रिड्यूस। ठीक है, तो इतनी बातें इन्होंने बोली है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 में क्या बोल रहे हैं आपको कि भाई अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट नंबर 1, फॉस्फेट्स हैव नो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इन ह्यूमंस। तो भाई ह्यूमंस में फॉस्फेट का कोई बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, गलत बात है। हमारे टीथ में, बोन्स में क्या है, फॉस्फेट की मात्रा रहती है, तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस फॉस्फेट्स का है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, बिटवीन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स आर लेस अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। अगर आप ऑप्शन नंबर बी और सी को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा बी या सी में से ही कोई एक सही होगा, क्योंकि एक बी बोल रहा है कि भाई फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स में आपके फॉस्फेट्स जो है अर्थ क्रस्ट में लेस अबंडेंट हैं, और ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है कि भाई बिटवीन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स नाइट्रेट्स आर लेस अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो दोनों में से एक होगा ना, या तो नाइट्रेट्स होंगे लेस अबंडेंट या फिर फॉस्फेट्स होंगे। अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन ध्यान से पढ़ा है तो इन्होंने बोला था कि भाई नाइट्रेट्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, मोर सोल्यूबल इन वाटर। अगर वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है तो अर्थ क्रस्ट में उनकी मात्रा क्या मिलेगी बच्चों, कम मिलेगी। तो कौन है लेस अबंडेंट अर्थ क्रस्ट में, नाइट्रेट्स, क्योंकि वो पानी में ज्यादा सोल्यूबल हैं। तो ऑप्शन सी जो है कि बिटवीन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स नाइट्रेट्स आर लेस अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट्स इज पॉसिबल इन सोइल। तो नाइट्रेट्स ऑलरेडी, अगर आप देखो नाइट्रोजन +5 में है, इसको ऑक्सीडाइज करके और कहां लेके जाओगे, है ना, रिडक्शन माइक्रोब्स कर सकते हैं, है ना, ऑक्सीडाइज करके तो कहां लेके जाओगे नाइट्रेट्स को। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या है, सही है। 65, क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए स्टेटमेंट 1। तो 65 अगर आप देखो तो 65 में बात कर रहा है कि यार बिटवीन NH3 एंड PH3 अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, एक बात ये बतानी है अपने को, और दूसरी बात अपने को ये बतानी है कि वो क्यों ज्यादा है, जिसकी भी है। तो भाई किसकी ज्यादा होती है, NH3 ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा है NH3 की, अगर आप देखो भाई NH3 क्या है आपका, NH3 अगर आप देखो हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन का कितना है भाई, sp3। तो मतलब क्या है, ये बॉन्ड अगर आप देखो तो ये sp3s भाई, sp3 नाइट्रोजन का और s हाइड्रोजन का, इस तरीके से बने हैं। और जो फोर्थ लोन पेयर है ये किसमें है आपका, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपका लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ पे अपने को पता है PH3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ड्रैगोस रूल लगाना आप। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है तो मतलब क्या हुआ, अगर आप देखो फास्फोरस को तो एटॉमिक नंबर 15 तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो मतलब जो थर्ड शेल पार्टिसिपेट करनी थी तो इस तरीके से है 1 2 1 1 1। चलिए, तो ये जो 3 हाइड्रोजन ने जो बॉन्ड बनाए हैं इसके साथ, ये कहां से बने हैं, ये इससे बने हैं, एक p से एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन का, एक मतलब इस p से s, इस p से s और इस p से s।
तो अगर आप देखो तो यहां से ये 3 बने हैं, तो जो ये लोन पेयर आप देख पा रहे हो PS3 का, ये किसमें है? ये आपका प्योर S में है। तो अगर ये लोन पेयर प्योर S में है तो हमने कहा ये लोन पेयर है भाई किसमें? प्योर S ऑर्बिटल में। दूसरी बात हमने क्या बोली कि ये लोन पेयर है किसमें? sp3 में। अगर हम देखें तो किसमें ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर हैं? इसमें है या इसमें है? भाई P जहां पे आया वहां पे डायरेक्शन कैरेक्टर आएंगे, S तो स्फेरिकल है, वहां पे डायरेक्शन कैरेक्टर नहीं है। तो अगर वो डायरेक्टेड है तो वो क्या है? उसकी डोनेशन कैपेबिलिटी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। अगर हर तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जैसी है तो उसकी डोनेशन कैपेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, जो केस है इस लोन पेयर का। क्यों? क्योंकि ये प्योर S में है। ये किस में है? आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो इसलिए टेंडेंसी बिटवीन PS3 एंड NS3, if you talk about the electron donation tendency, the donation tendency of NS3 is more than PS3. Why? Because this particular lone pair is present in hybrid orbital, not in pure S orbital. और अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C जो है between NS3 and PS3, NS3 is a better electron donor because the lone pair of electrons occupies sp3 orbital and is more directional. भाई P बढ़ेगा तो डायरेक्शनल कैरेक्टर बढ़ेगा। P ऐसे होते हैं आपके, इस तरह के होते हैं, S ऐसा होता है, तो ऑब्वियसली भाई डायरेक्शन कैरेक्टर किस में ज्यादा है? P में ज्यादा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? 65 में भी C ही आएगा। चलिए लास्ट देखिए 66, white phosphorus on reaction with NaOH gives PS3 as one of the product. This is A. तो हमने देखा है यहाँ से PS3 एक प्रोडक्ट है फोस्फीन, दूसरा क्या है? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। तो हमने देखा भाई ये ऑक्सीडाइज भी हुआ, रिड्यूस भी हुआ, तो क्या हुई है? डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया। सेम अगर आप देखो एक एलिमेंट क्या है, यहां से नीचे भी गया है ऊपर भी गया है, तो क्या हो गया? वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया है। और अगर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये था इस पैराग्राफ के आपके आंसर्स ये थे। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ, और जो अपना लास्ट पैराग्राफ बी है इस पेपर 1 का। बच्चों लास्ट पैराग्राफ देखिए क्या पूछ रहे हैं। पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, क्या बोला गया है? प्रॉपर्टीज सच एज बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट चेंज व्हेन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आर एडेड टू गेट होमोजेनियस सॉल्यूशन। अच्छा, These are called colligative properties। तो colligative properties की बात हो रही है सॉल्यूशन एंड colligative properties नामक चैप्टर से, और इसमें बोल रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन ऑफ colligative properties are very useful to day to day life. One of its example is the use of ethylene glycol and water mixture as anti-freezing liquid in radiator of automobiles। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि a solution M is prepared by mixing ethanol and water। तो एक सॉल्यूशन बनाया गया इथेनॉल वाटर को मिला के M सॉल्यूशन, और बोल रहे हैं द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन मिक्सचर इज 0.9। तो यहां से इन्होंने क्या बताया? तो पहला जो अपने काम की बात है यहां पे, तो 67 to 69 के लिए है। तो पहला बोल दिया भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन मिक्सचर M इज 0.9, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ गया? 0.1। आगे चलते हैं, फिर इन्होंने क्या बहुत सारा डेटा दिया है, जहां पे इन्होंने क्या है भाई अगर आप देखो तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट वाटर का दिया है, इथेनॉल का दिया है, फिर इन्होंने क्या है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट दिया है वाटर का, इथेनॉल का, स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट दिया है वाटर का, इथेनॉल का, बॉइलिंग पॉइंट दिया है इथेनॉल का, वाटर का स्टैंडर्ड। ठीक है, और बोला है फिर भाई वेपर प्रेशर दिया है प्योर वाटर का, प्योर इथेनॉल का, मॉलिक्यूलर वेट दिया है वाटर का 18 ग्राम पर मोल हमें ऑलरेडी पता है, इथेनॉल का 46 ग्राम पर मोल हमें ऑलरेडी पता है। चलिए इस डेटा को नहीं लिखते हैं, जो यूज आएगा हम डायरेक्टली इधर से पिक कर लेंगे। और एक लाइन लास्ट में दी है, इन आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसीडर द सॉल्यूशन टू बी आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड सॉल्यूट्स टू बी नॉन वोलेटाइल एंड नॉन डिसोशिएटिव। वेरी गुड। तो अगली काम की बात जो बोल दी कि भाई सॉल्यूट, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई सॉल्यूट आपका क्या है? नॉन वोलेटाइल। ठीक है, और ये भी बोल दिया भाई नॉन डिसोशिएटिव, तो मतलब आई की वैल्यू क्या लेनी है अपने को? 1। तो सॉल्यूट आपका नॉन डिसोशिएटिव नॉन वोलेटाइल है और सॉल्यूशन आपका आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने फेंका है अपने ऊपर कि भाई बता दीजिए द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन M इज, M सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? पहले आपको अब मान लो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने पहुंच गए, ठीक है, लगा लेते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। I है 1 क्योंकि वो डिसोशिएट कर नहीं रहा है, I है 1। हमने कहा भाई मोलैलिटी, मोलैलिटी में आपको क्या चाहिए होगा? अब KF किसका चाहिए होगा?
सॉल्वेंट का। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए सॉल्वेंट कौन है। मोलैलिटी में आप सोल्यूट लोगे, सोल्यूट के मोल्स लोगे, वेट लोगे सॉल्वेंट का, पता होना चाहिए सोल्यूट सॉल्वेंट क्या है। अगर आपने सीधा जंक्शन ले लिया कि यार वाटर मेरा जनरली सॉल्वेंट होता है, मेरा वाटर ही सॉल्वेंट है, तो आपको पाएंगे कितने भाई, अगर जितने के भी थे तीनों क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यार इन्होंने यहाँ पे दिया है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.9, मतलब सॉल्यूशन में ज्यादा क्वांटिटी में कौन है, इथेनॉल। और अगर ज्यादा क्वांटिटी में इथेनॉल है तो सॉल्वेंट कौन है, इथेनॉल। तो सोल्यूट कौन हो गया यहाँ पे, वाटर। तो यही बात ध्यान देने की है कि भैया ये है सोल्यूट और ये है सॉल्वेंट। और अब हम फॉर्मूला इसमें आसानी से लगा सकते हैं। तो हमने कहा डेल्टा टीएफ, और अगर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करो तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, वेपर प्रेशर में क्या होती है, लोअरिंग होती है, रिलेटिव लोअरिंग को वेपर प्रेशर भी बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट आपका और कम हो जाता है। अगर हम देखें यहाँ पे तो अपना फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है, तो हमने कहा भाई फ्रीजिंग पॉइंट इथेनॉल का, तो ये होगा भाई T0F माइनस TF जो आएगा नया जो हमें निकालना है, इक्वल टू KF। KF कितना है भाई इथेनॉल का, KF ऑफ इथेनॉल इज गिवन एज 2 इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगी भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है भाई, अगर हम 1 मोल माने तो 0.1 है, आप x मोल भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, 0.1 x ऊपर आएगा। अगर भाई x मोल्स है, अगर आप मान रहे तो टोटल x मोल है, तो इसका मोल फ्रैक्शन 0.1 है, तो इसके कितने होंगे 0.1x, इसके कितने होंगे 0.9x। अच्छा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं 0.9x इनटू भाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन इज 46, ये आएगा ग्राम में, केजी में करने के लिए 1000, x से x कैंसिल हो गया। अच्छा, T0F अगर आप देखो इथेनॉल का, भाई ये किसका होगा, ध्यान रखना भाई सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब हम सॉल्वेंट के लिए बात करते हैं। तो सॉल्वेंट का कितना है भाई स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट, अगर आप देखो तो स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज गिवन एज 155.7, और आप इतने से भी आइडिया लगा सकते थे। क्यों, क्योंकि बाकी आपको जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं 268.7 हो जाएगा, 268.5 हो जाएगा, 234.2 होगा, या फिर 150.9 होगा। अपने को एक बात पता है कि यार 155 से कम जाने वाला है, तो एक ही ऑप्शन है 150.9। तो समझ लो यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं कि भाई वाटर जो है आपका सॉल्वेंट होगा, तो उस तरीके की अगर आप सोचते तो यहाँ पे आप सीधा माइनस पाओगे, है ना। और एक ऑप्शन देख के आपको लग भी सकता है कि यार बाकी तीन ऑप्शन 200 के उसमें हैं, तो ये तो भाई अगर हम देखें तो 273 के से थोड़ा नीचे आना चाहिए, उस तरीके से निकालोगे, आपको ऑप्शन भी दिया है जेई ने, आप माइनस पाओगे। ठीक है, तो सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है 150.9 ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। आप सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो कि दिस माइनस हो जाएगा कितना, ये हो गया 2000, इसको इधर ले आइए, बाई कितना हो जाएगा भाई ये 46 into 9 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों TF। ठीक है, तो 155.7 माइनस इस 46 को 45 कर लीजिए, 9 को 10 कर लीजिए, 10 किया 200 हो गया, 200 बाई 45 करोगे, 5 से काट दीजिए, 5 9 जा, यहाँ कितना हो जाएगा 540, तो ये आ गया 40 बाई 9, 40 बाई 9 कितना होगा 9 4 जा 36, और फिर अगेन तो 4.5 टाइप्स आ रहा है, मतलब कितना जाएगा ये आपका 151 कुछ आ रहा है, मतलब वही 150.9 जो दिया हुआ है वही आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहे हैं द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन m इज। इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था कि यार आपका सॉल्यूट जो है वो बच्चों नॉन वोलेटाइल नॉन डिसोसिएटिव है, तो नॉन वोलेटाइल है तो सीधी सी बात है अपन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि अगर आप सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे तो वो सरफेस पे कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा, सॉल्वेंट उतना वेपर फेज में नहीं जा पाएगा, उसका किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा। तो क्या लगाओगे आप, तो हमने कहा भाई रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, P0 माइनस P बाई P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट इज गिवन एज 0.1। P0 कितना है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट इज इथेनॉल गिवन एज 40, 40 माइनस P बाई 40 इक्वल्स 0.1, P would be 40 minus 4 that is 36 mmHg, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहे हैं कि भाई
वाटर इज, अगर हम इस m को क्या कर दें, उल्टा कर दें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन दैट सॉल्यूशन इज 0.9, है ना, कंडीशन को जस्ट उल्टा कर दिया है, तो बोल रहे हैं अब x वाटर क्या है, दैट इज 0.9, x इथेनॉल क्या है 1 माइनस 0.9 0.1, और पूछ रहे हैं आप बता दीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा इस सॉल्यूशन का। तो डेल्टा टीबी मतलब टीबी जो बाद में आएगा माइनस टी नॉट बी इक्वल टू आई तो 1 ही है, केबी ऑफ वाटर क्योंकि वाटर आपका सॉल्वेंट है इनटू मोलैलिटी। वेरी गुड, यहां से सोल्व कर दीजिए टीबी माइनस टी नॉट बी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट स्टैंडर्ड अपने को पता है 373 केल्विन इक्वल टू क्या है, केबी ऑफ वाटर, केबी ऑफ वाटर इज गिवन एज केबी ऑफ वाटर 0.52 इनटू मोलैलिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है यहाँ पे इथेनॉल, इथेनॉल का मोल्स कितना है 0.1 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉरी मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 18, ये ग्राम में आएगा 1000 कर दिया केजी के लिए। वेरी गुड, तो ये कितना आ गया, यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो यहां से आपका टीबी आएगा 373 माइनस 373 प्लस 52 बाई 100 आएगा, 1000 का इधर से अपन ने 2 जीरो काट देंगे उस 100 से, तो इधर 10 ये 1/9 है, तो 520 बाई 18 into 9 would come out as 162। तो ये कितना होगा भाई, अगर आप देखो तो 16 3 जा 48 होता है, ठीक है, तो ये 480 तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 373 में 3 पॉइंट समथिंग करोगे तो 376 पॉइंट समथिंग, और 376 पॉइंट समथिंग एक ऑप्शन दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर बी में, दैट इज 376.2 केल्विन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते थे, माफ कीजिएगा पैराग्राफ को। ठीक है, आसान था बच्चों, बस केवल ध्यान देना था किस चीज का, वैसे भी पता है जो आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना 69 इसी पैराग्राफ का जो थर्ड क्वेश्चन था, वहां से ना आपको थोड़ा क्लिक कर सकता था यार पहले इन्होंने मोल फ्रैक्शन ये दिया फिर ये दिया, इससे कुछ गड़बड़ होगी क्या, तो वहां से भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते थे। तो चलिए बच्चों यहाँ पे अपना इस पेपर का डिस्कशन समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, और आप लोगों के जो है अभी एडवांस के पेपर में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो उम्मीद है आप लोग जो है अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे बच्चों, मंजिल दूर नहीं है, और जी लगा के पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले डिस्कशन में जो कि पेपर 2 होगा 2008 का ही। बाय।